तो आज जो हमारे पास जो दस्तावेज है वो मतलब सिर्फ आंकड़ों का एक पुलिंदा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 2026 के भारत का एक आईना है। ये हमें बताता है कि हम क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, अपना मनोरंजन कैसे करते हैं और हमारा पैसा असल में जा कहाँ रहा है। हाँ। मॉस्पी यानी सरकार के सांख्यिकी विभाग में महंगाई नापने का तो तरीका बदला है, वो असल में भारत के बदलने की कहानी है। आपने बिल्कुल सही कहानी शब्द का इस्तेमाल किया। 12 फरवरी 2026 को जो नए आंकड़े आए हैं वो सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। ये इस बात का सबूत है कि 2012 से 2026 के बीच भारत कितना बदल गया है। महंगाई को मापने का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है और ये बदलाव सिर्फ तारीख का नहीं बल्कि सोच और सच्चाई का है। तो चलिए इसी कहानी को और करीब से समझते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? 2012 वाला तरीका मतलब उसमें क्या गड़बड़ थी? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए 2012 में हमारे और आपके खर्च करने का तरीका क्या था? बिल्कुल अलग था। शायद हम डेटा पैक से ज्यादा एसएमएस पैक पर ध्यान देते थे। ऑनलाइन शॉपिंग उतनी आम नहीं थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का तो खैर नामो निशान ही नहीं था। हाँ, वो तो थे ही नहीं। तो 2012 की जो बास्केट थी, यानी जिन चीजों और सेवाओं के आधार पर महंगाई मापी जाती थी, वो उस दौर के भारत को दर्शाती थी। मतलब वो बास्केट अब पुरानी हो गई थी, उसमें वो सामान था जो शायद अब हम उतना इस्तेमाल ही नहीं करते। बिल्कुल। पिछले एक दशक में भारत में शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है, लोगों की आय बढ़ी है और सबसे बड़ा बदलाव आया है डिजिटलीकरण से। हाँ। नई 2024 की बास्केट 2023-24 के ताजा घरेलू खर्च सर्वेक्षण, जिसे HCES कहते हैं, उस पर आधारित है। अच्छा, तो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। हाँ, बिल्कुल लेटेस्ट। ये आज के भारत की तस्वीर खींचती है। और सिर्फ बास्केट ही नहीं, आंकड़े इकट्ठा करने का दायरा भी बहुत बड़ा कर दिया गया है। ये दिलचस्प है। दायरे से आपका क्या मतलब है? मतलब अब पहले के मुकाबले 25% ज्यादा बाजारों से कीमतें ली जा रही हैं। ओके। और इसमें सबसे आधुनिक बात ये है कि 12 बड़े ऑनलाइन बाजारों को भी शामिल किया गया है। वाह। अब सिर्फ गली की दुकान नहीं, बल्कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिलने वाले दाम भी महंगाई का हिस्सा हैं। इसके अलावा कस्बों की संख्या भी 310 से बढ़ाकर 434 कर दी गई है। मतलब अब छोटे शहरों की सच्चाई भी इसमें बेहतर तरीके से शामिल है। तो बास्केट में क्या है और क्या नहीं, ये तो बदल गया और ये दायरा भी बढ़ गया। लेकिन शायद इससे भी बड़ा बदलाव इस बात में है कि हम इन चीजों पर अपना कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। क्योंकि OTT का सब्सक्रिप्शन लेना एक बात है, पर उस पर घर के बजट का कितना हिस्सा जा रहा है वो पूरी कहानी बदल देता है। सही बात है। यहीं पर वेट्स यानी भार की भूमिका आती है ना? आपने नब्ज पकड़ ली। यही इस बदलाव का सबसे यूं कहिए क्रांतिकारी पहलू है। वेट्स का मतलब है कि हमारे कुल खर्च में किस चीज का कितना हिस्सा है। और यहाँ जो बदलाव दिखा है वो चौंकाने वाला है। पहले 2012 की बास्केट में खाद्य और पेय पदार्थों का भार लगभग 46% था। 46%? मतलब एक औसत भारतीय परिवार अपने हर 100 रुपए में से 46 रुपए खाने और पीने पर खर्च करता था। सही समझे। लेकिन अब नई बास्केट में ये भार घटकर सिर्फ 37% के आसपास रह गया है। सिर्फ 37%? हाँ, ये 9% की गिरावट मामूली नहीं है। सिर्फ ये कहना कि खाने पर खर्च का हिस्सा कम हुआ है पूरी कहानी नहीं बताता। इसका असली मतलब ये है कि एक औसत भारतीय परिवार की आय इतनी बढ़ गई है कि अब रोटी, कपड़ा और मकान में से रोटी का हिस्सा छोटा हो गया है। वाह, ये तो बहुत बड़ा संकेत है। तो जो पैसा यहाँ बच रहा है वो जा कहाँ रहा है? वो जा रहा है बेहतर जीवन शैली पर। आवास यानी हाउसिंग का भार 10% से बढ़कर लगभग 18% हो गया है। सीधा 8% का उछाल? हाँ, लोग अब बेहतर घरों पर, चाहे वो किराया हो या खरीद, ज्यादा खर्च कर रहे हैं। परिवहन का भार भी लगभग 7% से बढ़कर करीब 9% हो गया है। अच्छा। इसका मतलब है कि लोग काम पर आने जाने और घूमने फिरने पर पहले से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ये आंकड़ा असल में लाखों परिवारों की तरक्की की कहानी कह रहा है। ये तो वाकई बहुत बहुत गहरा विश्लेषण है। अब उस बास्केट पर वापस आते हैं। मुझे ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि इसमें नया क्या जुड़ा है और क्या बाहर हो गया। कुछ मजेदार उदाहरण है क्या? बहुत हैं। जो नई चीजें जुड़ी हैं वो आज के भारत की जीवन शैली दिखाती हैं। अब इस बास्केट में OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, उनका सब्सक्रिप्शन? हाँ, उनका सब्सक्रिप्शन शामिल है। स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, स्मार्ट टीवी जैसे डिवाइसेस भी हैं। और सुनिए, बेबी सिटर की सेवाएं और जिम के उपकरण भी,
अब महंगाई मापने का हिस्सा हैं। क्या बात है। बेबी सिटर और जिम, मतलब अब सरकार भी मान रही है कि ये चीजें कुछ खास लोगों के लिए नहीं बल्कि आम मध्यवर्गीय परिवारों के खर्च का हिस्सा बन चुकी हैं। बिल्कुल। और क्या बाहर हुआ? कौन सी चीजें अब इतिहास बन गई? इससे ये सुनकर आपको भी शायद अपना बचपन याद आ जाए। वीसीआर, डीवीडी प्लेयर। हो, वीसीआर। हाँ, टेप रिकॉर्डर और रेडियो को बास्केट से हटा दिया गया है। यहाँ तक कि नारियल की रस्सी भी बाहर हो गई है। ये सिर्फ चीजों को हटाना नहीं है, ये एक तरह से एक पीढ़ी के बदलाव को स्वीकार करना है। वाह, वीसीआर और टेप रिकॉर्डर अब आधिकारिक तौर पर इतिहास बन गए। ये तो सच में एक पूरी पीढ़ी के बदलाव का सबूत है। अच्छा, ये सब आंकड़े इकट्ठा करने के तरीके में भी कोई बदलाव आया है या अभी भी सरकारी कर्मचारी कागज कलम लेकर बाजार जाते हैं? नहीं, वो दिन अब गए। अब पूरी प्रक्रिया को तकनीक से लैस कर दिया गया है। अब कागज की जगह टैबलेट पर कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग यानी कापी का इस्तेमाल होता है। अच्छा। इससे डेटा में गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है और काम बहुत तेजी से होता है। और जो आपने ऑनलाइन कीमतों की बात की, वो कैसे इकट्ठा होती हैं? कोई जाकर वेबसाइट चेक करता है? नहीं, उसके लिए वेब स्क्रैपिंग नाम की तकनीक का इस्तेमाल होता है। एक तरह से एक कंप्यूटर प्रोग्राम खुद बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर जाकर मानकीकृत चीजों जैसे मोबाइल फोन या हवाई जहाज के टिकट के दाम देखता है और उन्हें रिकॉर्ड कर लेता है। तो मतलब अब कोई कर्मचारी बाजार जाकर दाम नहीं पूछ रहा बल्कि एक सॉफ्टवेयर अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर नजर रख रहा है। ये तो बिल्कुल डिजिटल इंडिया वाला सीपीआई हो गया। हाँ, बिल्कुल। ये तो कमाल है। चलिए अब सीधे जनवरी 2026 के आंकड़ों पर आते हैं। हेडलाइन नंबर क्या कहता है? जनवरी 2026 के लिए नई सीरीज के हिसाब से संयुक्त वार्षिक मुद्रास्फीति 2.75% रही है। 2.75%। हाँ, इसमें ग्रामीण भारत के लिए 2.73% और शहरी भारत के लिए 2.77% है। यानी गांव और शहर में महंगाई की दर लगभग बराबर रही है। और अगर हम अलग अलग चीजों की बात करें तो क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा, यही वो हिस्सा है जिस पर सबकी नजर होती है। बिल्कुल। और जब बात आती है कि क्या महंगा हुआ, तो एक चीज सबसे अलग दिखती है, चांदी, जिसके दाम 1.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए। 1.5 गुना? हाँ, वहीं किचन में टमाटर और नारियल ने भी जेब पर असर डाला। दूसरी तरफ कुछ चीजों ने बहुत राहत दी है। जैसे कि लहसुन के दाम आधे से भी कम हो गए और प्याज आलू की कीमतों में भी करीब 30% की गिरावट आई। तो किचन का बजट मिला जुला रहा। ये बड़ा दिलचस्प है कि कुछ सब्जियों के दाम इतने बड़े और कुछ के इतने कम हो गए। लेकिन क्या ये महंगाई पूरे देश में एक जैसी है या राज्यों में भी फर्क है? राज्यों में बहुत बड़ा फर्क है और यहीं से कहानी और पेचीदा हो जाती है। एक तरफ तेलंगाना जैसा राज्य है जहां महंगाई लगभग 5% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। लगभग 2 गुनी? हाँ, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ है जहां ये 2% से भी कम है। बड़ा अंतर। तेलंगाना में 5% और छत्तीसगढ़ में 2% से कम। ये सिर्फ स्थानीय बाजारों का फर्क है या इसके पीछे राज्यों की अपनी नीतियां, सप्लाई चेन या मांग का पैटर्न भी वजह हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कई चीजों का हाथ है। तेलंगाना एक सर्विस ड्रिवन और तेजी से शहरी होती अर्थव्यवस्था है जहां मांग ज्यादा हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का आधार अलग है। हाँ। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर सप्लाई की स्थिति, मौसम का असर और राज्यों की अपनी नीतियां भी महंगाई दर में इतना बड़ा अंतर पैदा करती हैं। ये दिखाता है कि एक देश एक महंगाई दर जैसी कोई चीज नहीं होती है ना। बिल्कुल, हर राज्य की अपनी एक अलग आर्थिक कहानी चल रही है। सही। एक और बड़े बदलाव का जिक्र हुआ था आवास यानी हाउसिंग इंडेक्स में। पहली बार ग्रामीण आवास का किराया शामिल किया गया है। ये सुनने में छोटा लगता है, पर इसका क्या महत्व है? ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। अब तक हम मानते थे कि गांव में लोग अपने ही घरों में रहते हैं और किराया एक शहरी अवधारणा है ना, यही सोच थी। लेकिन अब सरकार ने माना है कि ग्रामीण भारत में भी लोग काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और किराए पे रहते हैं। कुल आवास भार जो अब 18% के करीब है, उसमें से 11.76% भार ग्रामीण आवास का है। अच्छा, मतलब ज्यादातर भार ग्रामीण आवास का है। हाँ, ये भारत के गांवों के बदलते आर्थिक चेहरे को स्वीकार करना है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, एक सवाल जो कई लोगों के मन में आएगा, अब जब महंगाई नापने का पैमाना ही बदल गया है, तो क्या हम आज की महंगाई की तुलना 2015 या 2020 की महंगाई से कर सकते हैं? क्या पुराना डेटा बेकार हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका समाधान बहुत ही दिलचस्प तरीके से किया गया है। कैसे? इसके लिए एक लिंकिंग फैक्टर जारी किया गया है।
इस लिंकिंग फैक्टर को आप एक तरह का करेंसी कन्वर्टर समझ सकते हैं। करेंसी कन्वर्टर, ये तो बहुत आसान तरीका समझाने का। हाँ, सोचिए जैसे आप पुराने 500 के नोट को बैंक में जाके नए 500 के नोट से बदलते हैं, दोनों की वैल्यू एक है पर दिखते अलग हैं। ठीक है। वैसे ही ये फैक्टर पुराने इंडेक्स के मूल्य को नए इंडेक्स के मूल्य में बदल देता है। संयुक्त आंकड़ों के लिए ये फैक्टर 0.5267 है। आपको बस पुराने इंडेक्स नंबर को इससे गुणा करना है और आपको नए पैमाने पर उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, तो तुलना करना संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। इससे हम आज की महंगाई की तुलना 10 साल पहले की महंगाई से सही कर पाते हैं, भले ही नापने का तरीका बदल गया हो। और इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरे मन में आता है, सरकार जो मुफ्त अनाज जैसी योजनाएं चलाती है, क्या उनका असर भी इस सीपीआई में गिना जाता है? क्योंकि उससे तो परिवार का खर्च कम होता है। ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब है नहीं। नहीं, सीपीआई सिर्फ उन चीजों को मापता है जिनके लिए परिवार अपनी जेब से सीधे पैसे खर्च करता है। सरकार से मिलने वाली मुफ्त सेवाएं या सामान इसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि वो उपभोग तो हैं पर परिवारों का सीधा खर्च नहीं है। समझ गया। तो कुल मिलाकर ये नई सीपीआई सीरीज सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था को देखने का एक नया, ज्यादा साफ और ज्यादा प्रासंगिक चश्मा है। बिल्कुल, ये नीति निर्माताओं के लिए बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा, रिजर्व बैंक को अपनी मौद्रिक नीति बनाने में एक ज्यादा सटीक आधार देगा और हम जैसे आम नागरिकों को भी महंगाई की एक सच्ची तस्वीर दिखाएगा। सही है। ये स्वीकार करना है कि 2026 का भारत 2012 के भारत से बहुत अलग है। हमारे खर्च करने का तरीका, हमारी जरूरतें, हमारी आकांक्षाएं सब बदल चुकी हैं। सही कहा। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाता है। आज की बास्केट में ओटीटी सब्सक्रिप्शन और स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो आधुनिक भारत को दर्शाते हैं। लेकिन जिस रफ्तार से तकनीक और हमारी जीवन शैली बदल रही है, क्या आपको लगता है कि भविष्य में हमें हर 10 साल में नहीं बल्कि शायद हर 5 साल में इस बास्केट को अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी? ये एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है, ताकि ये देश के हर कोने में रहने वाले लोगों के बदलते खर्च के तरीकों को सही मायने में दर्शा सके। बिल्कुल, बदलाव की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज है। जो चीज आज लग्जरी है वो 5 साल में जरूरत बन सकती है। आंकड़ों को प्रासंगिक रखने के लिए हमें शायद ज्यादा लचीला और तेज होना पड़ेगा। ये भविष्य के नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। और ये सोचना भी रोमांचक है कि 2034 की बास्केट में क्या शामिल होगा। शायद वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस, स्पेस टूरिज्म का EMI या फिर